कुवैत से बड़ी खबर है। कुवैत में लोगों को अमेरिकी दूतावास जाने से मना कर दिया गया है। जी हां, जो अमेरिकन कुवैत में फंसे हैं उनसे कहा गया कि भाई आप दूतावास मत जाइए। दूतावास ने कहा है कि लोग अपने घर में ही रहें, यानी एम्बेसी आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एम्बेसी को निशाना ईरान बना रहा है। खिड़कियों और बालकनी से दूर रहने की हिदायत दी गई है। दूतावास का स्टाफ भी इस वक्त सुरक्षित नहीं है, हालांकि उसे मूव किया जा रहा है। दूतावास के पास धुआं उठता देखा गया था। तो क्योंकि आपको पता है कि कतर, बहरीन, इराक, ईरान, तेहरान, अजरबैजान, यूएई, सऊदी अरब में जितने भी अमेरिकी ठिकाने थे, एम्बेसीज थी, वहां पर जमकर हमला हुआ दर्शकों। और इसीलिए वहां पर अमेरिकन को कहा गया कि अपने अपने घरों में रहिए, फ्लैट में रहिए, खिड़कियों के पास मत आइए, बालकनी में मत आइए, जब तक जंग शांत नहीं होती। एम्बेसी आके भागिए मत, वहां पर आकर अपना इवैक्यूएशन प्लान मत तैयार करिए। देश खुद आपको बचाने के लिए आएगा, हम खुद आपको इवैक्यूएट करेंगे, एयरलिफ्ट करेंगे। लेकिन दर्शकों, बड़ा सवाल यह भी है कि आखिरकार अब वहां की सिचुएशन कैसी होने जा रही है, वहां पर अब कौन बचाने वाला है। बहुत सारे अमेरिकन, इंडियन, ब्रिटिश फंसे हुए हैं इन खाड़ी देशों में। कुछ इजराइल में फंसे हुए हैं, कुछ ईरान में फंसे हुए हैं, कुछ सऊदी में हैं, कुवैत में हैं, जॉर्डन में हैं। उन्हें इवैक्यूएट करना सबसे बड़ी मुश्किल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेतन्याहू साहब से बात की फोन पर। उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी होती है वो अपने नागरिकों की सुरक्षा है, और उसको साथ लेकर चलिए। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, और उस पैनल के जरिए हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अब ये जंग और ज्यादा बड़ी होने जा रही है। क्यों ये वर्ल्ड वॉर 3 का सिनेरियो लगने लगा है? क्या चाइना, रशिया, ईरान के साथ आ रहे हैं तो किस बड़े पैमाने पर आ रहे हैं? इसके अलावा क्या कोई शांति का रास्ता निकल सकता है? नाटो अमेरिका के साथ खड़ा है, ईरान के साथ कौन कौन है? दो दिग्गज आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। मेरे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर साहब हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा आपको तस्वीरों में संजय सर दिख रहे हैं, डॉक्टर संजय कुमार, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संजय सर। और बाकी दो गेस्ट मेरे साथ जुड़ने वाले हैं कुछ ही वक्त में। संजीव श्रीवास्तव साहब होंगे, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा फिरोज बख्श अहमद साहब होंगे, मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार हैं। उनका भी हम इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो हमारे साथ जुड़े। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं मेजर साहब, बिजनल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब ये वर्ल्ड वॉर 3 की सिनेरियो बनने लगी है। ब्रिटिश पर आपने अपने प्रॉक्सी के जरिए ड्रोन से हमला करवा दिया, वहां पे कैजुअलिटीज हुई हैं, जिसको कोलैटरल डैमेज सो कॉल्ड कहा जाता है जंग की लैंग्वेज में। वहां पे छोटे छोटे बच्चे सर वहां पर रहते हैं, 700-800 फैमिलीज वहां पर थी जिस वक्त ये हमला हुआ। अब नाटो की वजह से अमेरिका और शेखी बगार रहा है कि भाई अब तो चार्टर 5 का इस्तेमाल होगा ही। अगर हमारे पर हमला होता है, नाटो मेंबर्स पर हमला होता है, तो भाई ये सब पर हमला माना जाएगा। ईरान के साथ रशिया और चाइना लगातार कनेक्ट हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन खुलकर कोई खेल नहीं पा रहा है। यहां से सिचुएशन क्या देख रहे हैं सर आप? जय हिंद अमित। जय हिंद सर। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हम नेटो के आर्टिकल 5 की बात कर रहे हैं बार बार। इसके बारे में थोड़ा सा आगे समझने की जरूरत है। एक तो पहली बात तो यह है कि नेटो जो है वो खुद ही इस विषय पर डिवाइडेड है। आपको अगर ये लग रहा है कि पूरा नाटो इकट्ठा आकर के और 40 देश ईरान पे हमला कर देंगे, तो वो मुझे नजर नहीं आ रहा। पहली दूसरी बात यह है कि अमेरिका स्वयं से इतना शक्तिशाली है कि वो ईरान के साथ लोहा ले सकता है। इसमें भी कोई संदेह नहीं होना बिल्कुल चाहिए। संदेह नहीं सर। तो अमेरिका और इजराइल मिला करके अगर उनके ईरान के साथ कोई और नहीं आता है, तो ईरान को सबक सिखाने के लिए मेरे मेरे सोच विचार से काफी है। दूसरी बात, तीसरी बात जो है वो ये है कि आज आप जो भी कहें, रूस और चीन ये जुबानी जमा खर्च करते रहेंगे, और सहायता हम ये करेंगे, यूएन को कर दो, यूएन काउंसिल। यूएन ने तो पिछले 50, 60, 70 साल में एक भी चीज पे कोई भी निर्णय नहीं ले पाया सिवाय वैक्सीन लगाने के। अफ्रीका में कोई और यूएन का मुझे लगता नहीं है कि किसी भी प्रकार से जियो पॉलिटिक्स में कहीं कोई कंट्रीब्यूशन रहा हो। यूएन डिफंक्ट। तो रूस और चीन मेरे आकलन के अनुसार डायरेक्टली इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। अभी तुरंत चाइना ने इस बात से डिनायल कर दिया है कि हमने कोई मिसाइल ईरान को दी है, तो ये ऑलरेडी ऑन अ डिफेंसिव। तो मेरा ये मानना है कि ये जो 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 लड़ाई है ये सीमित रहेगी मध्य पूर्व के अंदर। जो फ्रांस का जो जो एयरक्राफ्ट कैरियर भी चल करके यहां आ रहा है, या ब्रिटेन का जो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होगा, वो भी इन्वॉल्वमेंट यहां पर आकर के हो सकता है। शायद साइप्रस को, क्योंकि वहां हमला हो गया है, तो कुछ चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं। लेकिन मैं बहुत अभी भी इस बात को मैं मानना चाहता हूं कि ये युद्ध रीजनल वॉर रहेगी, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा मिडिल ईस्ट।
अब जहां तक सवाल ईरान की ताकत का आकलन करने का है, मुझे बहुत कन्विंस्ड हूं मैं इस बारे में कि अमेरिका ने और इजराइल ने शायद सोचा नहीं था कि किस प्रकार से ईरान उनके ऊपर रिटेलिएट करेगा। राइट सर। देखिए, एक और सुनिए मेरी बात, इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं, ये पिछ पहले भी दो तीन चैनल्स पे ये बता चुका हूं मैं, ये कि एक चीज समझने की होती है कि जब आपके पास वो पावर अथॉरिटी जो कि निर्णय लेने की क्षमता रखती है वो नहीं रह जाता है, तो चीजों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर